नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी और आपको सब्सक्राइब करने और सामने की घंटी दबाने के बाद सबसे पहले हमारा विश्लेषण वाला वीडियो मिलेगा। आज उपचुनाव का नतीजा आया तो पूरे देश में एक सवाल छिड़ा हुआ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 से 2019 तक अपनी प्रगति के बुलंदियों पर थी और एक के बाद दूसरी राज्य सरकारें चुनाव से जीतकर या ऑपरेशन लोटस चला करके डबल इंजन का सरकार बनाने का काम कर रही थी, तो उस समय लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को वर्षों तक नहीं हराया जा सकता है। जिस तरह से मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी और शाह की बिसात काम करती थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में वह सब देखने को नहीं मिला। और उसके बाद लोकसभा चुनाव बीते हुए 38 दिन बीते हैं और इन 38 दिनों में लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और सिर्फ यही झटका नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है। महीने डेढ़ महीने में यह चुनाव भी संपन्न होगा, तब तीसरा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। उसी उत्तर प्रदेश में जहां 80 की 80 सीटें जीतने के लिए मिशन 80 का प्रोग्राम चलाया जा रहा था और कम से कम 75 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, वहां पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी 33 सीट पर आ गई है। और उसी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इन 38 दिनों या यूं कहें कि महीने 2 महीने में जब चुनाव होंगी, तब उसे तीसरा झटका लगेगा और उसे पता चलेगा कि अब न तो मोदी का जादू काम करने वाला है, न मोदी की गारंटी, न मोदी का जुमला काम करने वाला है और न शाह की रणनीति और ऑपरेशन लोटस काम करने वाला है। अब इस देश की जनता, इस देश के 98 करोड़ मतदाता, 140 करोड़ जनता राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की छवि देख रही है। इस बात का खुलासा इसी से ही होता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो सक्रियता राहुल गांधी में देखने को मिली है, लोकसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी के सियासी यात्रा शुरू हुई है, वह थमने का नाम नहीं ले रही है और मोदी सरकार को पूरी तरह से 2024 में नहीं हरा सकी। लेकिन हमें लगता है कि 2029 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोदी की हार जिस तरह से हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ज्वालामुखी उठने वाला है, बगावत होने वाला है और आवाज़ें शुरू हो गई हैं। बदलापुर जौनपुर के विधायक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगली बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। इसी तरह से तमाम विरोधी स्वर जो नरेंद्र मोदी और शाह के ठसक से, उनके डर और नफरत से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कद्दावर नेताओं के मुंह बंद थे, वह खुलने शुरू हो गए हैं।
आज रांची में आरएसएस की प्रांतीय स्तर की बैठक थी, जिसमें सभी राज्यों के प्रांतीय प्रचारक आए हुए थे। यह बैठक कल से ही चल रही है, आज भी है और कल भी रहेगी। बैठक में जब संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है, 13 में से सिर्फ 2 सीटें उसे मिली है। एक सीट बिहार की रुपौली सीट निर्दलीय जीता है, बाकी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अपना परचम बढ़ाया, अपना परचम फहराया है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियां फेल हो गई है और जिस तरह से वो चुनाव जीतते थे, जिन फार्मूलों को लेकर के जिस तरह के झूठ फरेब जुमले सुना करके इस देश के मतदाताओं को उनके वोट हासिल करते थे और जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते थे, 80-20 का खेला खेलते थे, इन सब पर डेंट लगा दिया है इस देश के मतदाताओं ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से खुली चुनौती मिली है कि अब नरेंद्र मोदी संभल करके उठ करके खड़े होना चाहेंगे, तब भी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब उनके साथ आरएसएस नहीं है। प्रांतीय प्रचारकों के सम्मेलन में रांची में आरएसएस ने कहा, अपने चिंतन मनन शिविर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम कैसे अपने प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए भेजें। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले 2 गुजराती अगर खुद को भगवान स्वयंभू भगवान बन करके भगवान ईश्वर की सत्ता तक को चुनौती दे रहे हैं, तो इनके अहंकार को और इनके तानाशाही स्वरूप पर अगर कोई रोक लगा सकता है तो इस देश के मतदाता ही लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मित्र मंडली का मतलब कारपोरेट सेक्टर। अब कारपोरेट भी अगर नरेंद्र मोदी को खड़ा करना चाहेगा, तब भी उसकी नहीं चलेगी। और कारपोरेट हमेशा देखता है कि सत्ता में कौन आने वाला है, और जो सत्ता में आने वाला है, जो सूरज उगने वाला होता है, उसकी नब्ज को अच्छी तरह से कारपोरेट पकड़े हुए है। और कारपोरेट को लग रहा है कि अब मोदी का सूर्यास्त हो रहा है और राहुल गांधी का सवेरा आने वाला है, तो राहुल गांधी के घर पर शादी का कार्ड देने के लिए अंबानी और उनका बेटा पहुंच जाता है। उनकी शादी में किसी के घर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के निवास पर भी कार्ड देने के लिए अंबानी खुद नहीं आए। हर जगह कुरियर से या फिर अपने लोगों से या पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से कार्ड भेजे गए, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने का इससे अच्छा बहाना अंबानी के पास क्या था कि शादी के कार्ड के बहाने मिले और उन पर डोरे डालना शुरू करें और उन्हें फायदा पहुंचाने की बात शुरू करें। लेकिन राहुल गांधी घर पर रहते हुए अंबानी के आने के पहले ही घर से फुर्र हो गए और जीटीबी नगर में जा कर के मजदूरों के साथ काम करने लगे, राजमिस्त्री के साथ दीवार की चुनाई करने लगे, मजदूरों के साथ फावड़ा चलाने लगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौतरफा संकट में हैं। यह संकट तो चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन जिस तरह की हार आज हुई है, यह छोटी मोटी हार नहीं है। लोकसभा चुनाव से कहीं ज़्यादा घातक हार आज की हार है और निकट भविष्य में कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में जब यह हार दोहराई जाएगी और इंडिया गठबंधन का डंका फिर से बचेगा, तो अब मोदी और शाह बैकफुट पर आ जाएंगे और वो अंदर ही अंदर स्वीकार कर लेंगे कि राहुल गांधी का कद वाकई बड़ा हो गया है। अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रह गए हैं और ममता बनर्जी के गढ़ को किसी भी रूप में छल छद्म पाखंड या साम दाम दंड भेद से किसी भी क्षत्रप को परास्त नहीं किया जा सकता है। और जो कुछ हो रहा है वह भारतीय संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मुद्दा होता था कोई भी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण 80-20 का खेला। और इस बार लोकसभा चुनाव में तो जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को गरमाया था और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर उद्घाटन को लेकर के जितना आत्मविश्वास बनाया था, यहाँ तक कि रामलला से भी बड़ा अपना कद दिखाया था। और यही सारी गलतियां उनके ऊपर भारी पड़ गई कि एक तरफ तो आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन और दूसरी तरफ रामलला से भी बड़ा कद, जिससे शंकराचार्य जो चारों दिशाओं में मौजूद हैं वो भी नाराज हो गए, सनातनी हिंदू और ब्राह्मण भी नाराज हो गए, यहाँ तक कि क्षत्रिय समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गए। आरएसएस भी राम से बड़ा मोदी का कद होने पर अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा और फिर अपनी भड़ास निकालने के लिए मोहन भागवत प्रकट होते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी को उनका अहंकारी स्वरूप और उनका तानाशाही स्वरूप और विपक्ष को दुश्मन समझने की प्रवृत्ति, विपक्ष को प्रतिपक्ष समझा जाना चाहिए और उनका संवैधानिक अधिकार है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की आलोचना करे, सत्ता पक्ष की कमियों को दूर करे। तो इस तरह से मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को घेरा था, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने में सुधार लाने या अपने को गलत समझने की नियत ही उनकी नहीं है। वो समझते हैं कि वो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर कोई सुझाव दे रहा है तो उस सुझाव को नज़रअंदाज कर जाते थे। याद कीजिए कर्नाटक चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का मुद्दा उठा करके चुनाव जीतने के लिए बजरंगबली का जयकारा रैलियों में लगाया था और यहाँ तक कहा था कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंगबली, और उसके बाद उनकी वहाँ पर बुरी तरह से हार होती है। उसी समय आरएसएस चेता दिया था, अपने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख करके और जुबानी भी आरएसएस ने कहा था कि अब धार्मिक मुद्दा, सांप्रदायिक मुद्दा, राम कृष्ण और शिव का मुद्दा चुनाव नहीं जिता सकता है। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के इस सलाह को नज़रअंदाज किया था और आपने देखा जो कुछ आरएसएस ने कहा था वही हुआ। और राम मंदिर का मुद्दा किस तरह से हवाई हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का गढ़ माना जाता था जब से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर के आए और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में चिन्हित किए गए। और 2014 और 19 में जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा यहाँ सीटें 72 और 62 सीटें मिली,
उसके आधार पर मान लिया गया था कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी का अजेय गढ़ हो गया है। लेकिन इस मिथक को इस देश के मतदाताओं ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने किस तरह से तोड़ दिया, आपने अच्छी तरह से देखा है। और बचा खुचा प्रधानमंत्री का स्वरूप, या यूं कहें कि उनकी गारंटी, उनका चेहरा जिस पर चुनाव जीता जाता था, वह भी देखने को जल्दी ही मिल जाएगा जब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के चुनाव रिजल्ट आएंगे। योगी आदित्यनाथ भले ही हिंदुत्व के ब्रांड हों, हिंदुत्व के चेहरे के रूप में लोकप्रिय हों, लेकिन वह संघ और बीजेपी में ही लोकप्रिय हैं। अखिलेश यादव का पीडीए गठबंधन योगी आदित्यनाथ के हिंदू ब्रांड से कहीं बड़ा हो गया है और इस देश में अब धार्मिक मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि महंगाई के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, अग्निवीरों के साथ हुई नाइंसाफ़ी के आधार पर और कोरोना काल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा जाने की वजह से हुई लाखों मौतों को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि एक कारण भारतीय जनता पार्टी का हार का वही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण लगता है वो कारण है राहुल गांधी का व्यक्तित्व। राहुल गांधी का सियासी कद इतना बड़ा हो गया है कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और यह बात कोई हवाई हम नहीं कह रहे हैं। CSDS के आंकड़ों के तहत भी नरेंद्र मोदी से कहीं बड़े हो गए हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी के व्यक्तित्व में अब इस देश की जनता ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री का स्वरूप देख रही है, प्रधानमंत्री की छवि देख रही है, जिस तरह से 2013 और 14 में नरेंद्र मोदी की छवि में प्रधानमंत्री की तस्वीर देखी गई थी। और इस देश के मतदाताओं ने सिर्फ छवि ही नहीं देखा, बल्कि उन्हें 2 टर्म तक निष्कंटक राज करने के लिए अवसर भी दिया। और जब इस देश की जनता को 98 करोड़ मतदाताओं को लगा कि नरेंद्र मोदी के अंदर अहंकार और तानाशाही रवैया ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है और इस देश के विकास उत्थान के लिए नहीं, बल्कि कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी तमाम नीतियों ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका जायजा जब इस देश की जनता ने लिया तो उनको हराने के लिए कमर कस लिया गया है। पहली हार लोकसभा चुनाव में होती है जो कि 272 सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जादुई आंकड़े को नहीं छू पाते हैं। 2019 में 303 सीटें मिली थी, जिसे इस देश की जनता ने उठा करके पटक दिया और 240 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। 63 सीटों की कमी हो गई। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी मानने को तैयार नहीं हैं कि उनकी हार हुई है, इंडिया गठबंधन की बढ़त हुई है और उनकी हार हुई है। और बड़े ठसक के साथ कहते हैं कि हम अपने तीसरे टर्म में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके इस देश को विकसित बनाएंगे। ऐसे जुमले सुनते सुनते इस देश की जनता के कान पक गए हैं। इस तरह से आपने जितने जुमले और झूठ बोले हैं उसे यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस देश की जनता को भली भांति पता है कि आपने जो कुछ भी कहा वो कर नहीं पाए, और यही वजह है कि आपके जुमलों में, आपकी गारंटी पर अब इस देश की जनता को रत्ती भर विश्वास नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग जब कहते हैं कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम इस देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा अहंकार भी उसके लिए घातक साबित हुआ। और नरेंद्र मोदी का अहंकार, शाह का अहंकार तो आपने देखा ही
पिछले 10 सालों में कि किस तरह से विपक्ष को खत्म करने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दी गई थी, लेकिन विपक्ष परेशान तो जरूर हुआ, हताश और निराश तो जरूर हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास खत्म नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए संगठित हो करके इंडिया गठबंधन बना करके जिस तरह से मोदी को चुनौती दिया और उस चुनौती के समय भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बैंक खातों को सील कर दिया गया, पैसा निकालने और डालने और चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक रूप से मजबूर कर दिया गया। इन मजबूरियों को झेलते हुए जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कामयाबी अर्जित की है, अपने आप में सराहनीय है, लेकिन इतना सराहनीय नहीं हो सकी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता को 2024 में ही उखाड़ फेंक दिया जाए। लेकिन जो 303 सांसदों की सरकार 2019 में थी, उस सरकार में और आज 240 की सरकार में बहुत बड़ा अंतर है, और अंतर इतना बड़ा है कि अपने अंतर विरोध और अपने बैसाखी पार्टियों की इच्छा पूर्ति न कर पाने के कारण कभी भी यह सरकार गिराई जा सकती है। इस सरकार को 5 साल तक गिरने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अपने कुकर्मों, अहंकार और ठसक के साथ राज करने और तमाम ऐसे जुमले बिखेरने, झूठ बिखेरने और उसका खुलासा होने के बाद नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व धराशायी हो गया है, और जब धराशायी व्यक्तित्व हो गया है, आरएसएस तक इनका साथ देने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी पार्टी टूट सकती है। ऐसे समय में अगर नरेंद्र मोदी संयम और बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेंगे और अपने पहले वाले ठसक के अनुसार ही काम करेंगे, आरएसएस के सामने नहीं झुकेंगे, तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी का सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाएगा और गुजरात से आए 2 गुजराती कभी भी झोला उठा करके गुजरात लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की आज की जीत 13 में से 10 सीटों पर कब्जा कोई मामूली बात नहीं है। पूरे देश के अंदर तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, पूरब में बिहार तक का जनादेश है और इस जनादेश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने जिन जिन क्षेत्रों से अपनी न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा संपन्न की थी, वहाँ पर राहुल गांधी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। और जब राहुल गांधी अब चुनाव के बाद उनकी सक्रियता बढ़ गई है, जिसे देखकर नरेंद्र मोदी, शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सभी दंग हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी पसीना बहा रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, इससे इनके अंदर, इनके व्यक्तित्व में अगर भावी प्रधानमंत्री की छवि देखी जा रही है, तो इस देश की जनता की उम्मीदें कारगर भी साबित होंगी। और नरेंद्र मोदी की इन तमाम हारों की वजह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पतन की ओर ही नहीं, बल्कि भारत मुक्त होने की तरफ चल पड़ी है। कांग्रेस को तो भारत मुक्त नहीं कर सके नरेंद्र मोदी, लेकिन इस देश की जनता जरूर नरेंद्र मोदी को और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करने के लिए संकल्प कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।